अब यदि चुनाव होते हैं अगले 6 महीने में, 1 वर्ष में, तो क्या स्थिति बनेगी? अब चुनाव होते तो सबसे बड़ा नुकसान शिवसेना का होगा, क्योंकि देखिए इसमें शिवसेना बची ही नहीं है। शिवसेना बची नहीं है। मैं जो शिवसेना जानता हूं, देखिए जब मुंबई तक सीमित सीमा थी 85 तक, उसके बाद उनका उनका जो मुखपत्र था, सामना तब नहीं था, सामना 89 में शुरू हो गया। तो 85 से लेकर 88 तक शिवसेना का मुखपत्र जो सामना मार्मिक था, उसका मैं एडिटर रहा हूं। तो शिवसेना महाराष्ट्र में फैलते हुए मैंने देखा है। शिवसेना महाराष्ट्र की बड़ी पार्टी बनेगी, 2 नंबर की पार्टी बन सकती है, ये मैंने लिखा तो मेरे दोस्त पत्रकारों ने मेरा मजाक उड़ाया था, भाऊ कुछ भी बोलता है। लेकिन 1960 से लेकर 90 तक पहली बार कोई अकेली पार्टी अपोजिशन, रिकॉग्नाइज अपोजिशन बनी तो वो शिवसेना बनी। तो मैंने देखा है नजदीक से, तो वो जो शिवसेना थी वो आज रही नहीं। बाला साहब की नहीं है, लोग बोलते हैं उद्धव की है, मैं नहीं मानता। ये आदित्य ठाकरे की जो कुछ है वो आदित्य ठाकरे की है, इसलिए मैं उसको शिवसेना नहीं मानता, मैं उसको युवा सेना मानता, जिसके अध्यक्ष और नेता आदित्य ठाकरे। तो वो शिवसेना अगर बची नहीं है, आपको मालूम है शिवसेना की पहचान क्या थी? एक बार ऐसा, एक समय ऐसा था कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी माना गया था कि दुनिया में सबसे ज्यादा एम्बुलेंस चलाने वाला ऑर्गेनाइजेशन शिवसेना है। 300 से ज्यादा एम्बुलेंस अकेले मुंबई थाना डिस्ट्रिक्ट इसमें थी। और आज हम देखते हैं, एक साल में कोरोना काल आप देख रहे हैं, मुंबई की बहुत सारी न्यूज आपने देखी होगी, कहीं आप शिवसेना रुग्णवाहिका सेवा ऐसी गाड़ी दौड़ते देखिए? अगर नहीं देखिए तो शिवसेना रही कहां? मैंने बार बार ये हमारे वीडियो में लिखा है, बोला है, लिखा है कि जब डिजास्टर मैनेजमेंट ये शब्द ही नहीं था, तब मुंबई ठाणे में डिजास्टर मैनेजमेंट माने शिवसेना थी। तो वो शिवसेना लोगों ने मान दी थी, उसके सराहना की थी। तो वो शिवसेना अगर रही नहीं है तो वोटर कहां से रहेगा? आपको दिखाई देगा चुनाव। हाँ, एक बात है, उसका फायदा एनसीपी को मिलेगा, कांग्रेस और शिवसेना इसमें बहुत बड़ा मार खाएगी। यही तो लोग कहते थे कि ये तो शरद राव की चाल है कि अंत में सिर्फ बीजेपी और एनसीपी ही रह जाए और कांग्रेस और शिवसेना समाप्त हो जाए। ऐसा जब ये महायुति, ये महाविकास अघाड़ी, या जैसा आप कहते हैं कि महावसूली दाढ़ी बनी थी, तब इस तरह का लोग कहते थे। लेकिन मैंने जैसा मेरा एक सेंटेंस आपको बताया, वैसा कंगना का ट्वीट का एक सेंटेंस बता दूं। उसका जब वो तोड़ा गया था बुलडोजर लाके, तो उसने ट्वीट किया था, हमेशा एक जैसा नहीं रहता, आज जैसा है वैसा कल नहीं रहेगा। तो पवार साहब भी ये समझ ले कि हम हर समय आप ही चाल चलेंगे और सक्सेसफुल हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। अब देखिए, पिछले कुछ महीनों से ये यूपीए के चेयरमैन बनने चले थे। कांग्रेस में कोई लीडरशिप है नहीं, यूपीए का नया रीऑर्गेनाइजेशन करना पड़ेगा, यूं तो कांग्रेस उस पर गुस्से में थी। अब अगर कांग्रेस निकल जाती है तो ये सरकार गिरेगी। तो ये बनने चले थे यूपीए के अध्यक्ष, लेकिन महाराष्ट्र में यूपीए बचेगी? तो आपके हिंदी में बोलते हैं ना, दुबे बनने निकले थे, छब्बे और दुबे बनकर वापस आ गए। तो पवार साहब की भी हालत क्या हो गई देखो, कि जो मुंबई में बोलते हैं लोकल इश्यू है, मैं वाजे वगैरह मैं उस पर नहीं बोलूंगा, और दिल्ली में जाके 2-2 प्रेस ले रहे 2 दिन में। तो दुबे, चौबे, छब्बे, दुबे आप बोलते हिंदी में, वही तो हो गया। वही हो गया, चौबे जी छब्बे बनने चले थे, दुबे बन के वापस लौटे। देखिए, एक बात होती है, एक बात समझना जरूरी होती है,
कि 1.5 साल से इस पर अमित शाह बिल्कुल बात नहीं कर रहे थे। इन पर आरोप लगाया गया कि इन्होंने शब्द दिया था आधी आधी सत्ता, चीफ मिनिस्टर भी शिवसेना को आधा टाइम मिलेगा वगैरह, लेकिन अमित शाह चुप बैठे, बिल्कुल चुप बैठे। और इस महीने के मेरा ख्याल 1 महीने पहले वो कोकण में आए थे और तब जाके उन्होंने मुंह खोला। उसके बाद घटनाक्रम कैसे बदलता गया वो आप देख सकते। हेलो जी। वो कोकण में आए थे और उसके बाद उन्होंने नारायण राणे के कुछ मेडिकल कॉलेज का फंक्शन में आए थे। वहां उन्होंने पहले मुंह खोला कि मैं बंद कमरे में कोई राजनीति की बात नहीं करता, जो कमिट करता हूं खुलेआम करता हूं, खुलेआम करता हूं। बिल्कुल अब मुझे बिल्कुल कहा बोलिए था। कि शरद पवार जी है, संजय राउत है, बोल रहे कि अरे तो परमवीर तो बदली करने के ट्रांसफर के बाद बोल रहे, पहले क्यों नहीं बोले? ठीक है, परमवीर जिस कारण से आप उसको झूठा था बोल रहे हो, तो आप भी झूठे हो उस निकष पर, उस कसौटी पर आप भी झूठे हो। क्योंकि देखिए जब चुनाव चल रहे थे विधानसभा के, तो बार बार मैं फिर लौट कर आऊंगा, ये देवेंद्र फडणवीस बोल रहे थे, मतलब मैं ही चीफ मिनिस्टर बनकर आऊंगा। उनके नाम पर मोदी और शाह भी बार बार बोल रहे थे हमारा कैंडिडेट आपके सामने है। तो उस स्टेज पर बहुत बार उद्धव जी भी बैठे थे, उद्धव जी ने खड़ा होकर बोला नहीं आप झूठ बोल रहे हो, आपने हमको शब्द दिए, जबान दिए कि शिवसेना का भी चीफ मिनिस्टर आधे समय होगा, आपने नहीं बोला था उस वक्त। रिजल्ट आने तक आपने नहीं बोला था, रिजल्ट आए उसके बाद आप बोले। तो आज परमवीर को बोल रहे हो कि आप जब कमिश्नर थे तब क्यों नहीं बोला? तो चुनाव चल रहा था तब उद्धव जी, संजय राउत क्यों नहीं बोल रहे थे? तो अगर आज परमवीर झूठा है तो संजय राउत भी उतने ही झूठे हैं, क्योंकि आप रिजल्ट आने तक उस पर चुप बैठे थे। आप रिजल्ट बिल्कुल बिल्कुल पूरे बिल्कुल होने तक चुप बैठे थे, तो आप भी उस समय के परमवीर हो। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। लेकिन अभी जो देखने में आया था कि अभी जो ये चुनाव हुए थे, कुछ काउंसिल के चुनाव हुए थे, उसमें तो ये जो महा वसूली धाड़ी है, ये तो जीत गई थी। नहीं नहीं, वो तो कारपोरेटर्स आपने तोड़े हैं ना, चुनकर आए हुए कारपोरेटर्स तोड़कर आप कुछ मैथमेटिक्स बनाते हो। वो तो लोकमत नहीं होता, जनमत नहीं होता, उसको जनाधार नहीं है। जो 4 साल पहले चुनकर आ गए हैं उनको आपने तोड़कर लाए हैं, तो वो जनाधार नहीं होता। देखो मध्य प्रदेश हो या कर्नाटक हो, बीजेपी ने एमएलओ को रिजाइन करने को बोला और फिर से उनको चुनकर लाया है। आपने किसी को चुनकर नहीं लाया है। ये जो शिवसेना के लोग हैं वो महायुति करके चुनकर आए हुए। आप मोदी के प्रचार से चुनकर आए हुए और बाद में जाते हो तो आप झूठे हो। सही कह रहे हैं। लेकिन अभी शिवसेना ने तो ओवैसी की पार्टी से हाथ मिलाया कि कॉरपोरेशन के इलेक्शन में अमरावती से, ये मैंने पढ़ा आप था, मैंने मिला इसके ऊपर सकते, वो वीडियो भी किया। किसी से भी हाथ मिला सकते हैं, उसमें कौन सी बड़ी बात है। देखिए सत्ता के लिए कोई भी, अब ममता बनर्जी भी मंदिर जाने लगी है, हाँ। शायद 2 मई के पहले जय श्री राम भी बोलने लगे। जब आप सत्ता के लाचार होते तो आप कुछ भी कर सकते। हाँ, फिर ये आप बोलोगे तो कहेंगे फिर आपने भी महबूबा मुफ्ती से हाथ मिलाया था। बिल्कुल मिलाया था, बिल्कुल मिलाया था, लेकिन 3 साल में 370 भी हटा दिया और सरकार तोड़कर हटा दिया। तो वो चाल होती है, वो चाल होती है। अगर सत्ता के लिए था तो चला लेते, 5 साल पूरा कर देते, नहीं किया। वो 370 हटाने के लिए खेला हुआ गेम था।
और ये सिर्फ सत्ता की अभिलाषा से की हुई दगाबाजी है। उसमें फर्क होता है, उसमें फर्क होता है। जी, आपने ममता बनर्जी का नाम लिया अभी, आपको क्या दिखता है बंगाल में 2 मई दीदी गई होगा क्या? बिल्कुल ऐसे, वो तो मान रही है ना, वो तो मंदिर क्यों जाने लगी। देखिए, पहली बात है कि 2 चुनाव आपने अपने बलबूते पर जीते थे। जब लोकसभा में बड़ा नुकसान हुआ, उसके बाद आपने प्रशांत किशोर को हायर किया, इसका मतलब आधी हार तो मान ली। अब प्रशांत किशोर भी बोलने लगा है, इसका मतलब पूरी हार मान ली। प्रशांत किशोर ने आज तक बहुत पॉलिटिकल पार्टीज को मदद की है, लेकिन वो खुले आम मैदान में नहीं आए, नहीं आए। इस बार वो खुद मैदान में आ गए, यानी प्रशांत किशोर ने भी हार मान ली। जब तक प्रशांत किशोर मैदान में आए नहीं थे, तक तक मैं मान लेता था कि ममता बनर्जी बहुमत गंवा रही। लेकिन जब प्रशांत किशोर बोलते हैं कि 2 डिजिट से आगे बीजेपी नहीं जा रही, इसका मतलब उनको मालूम है कि ये बहुमत पार कर रहे। आपको और एक रेफरेंस याद दूं, देखिए गेम, ये माइंड गेम होता है। वो कैसे चलता है, जो हमारे ऑस्ट्रेलिया में जाते हैं हमारे क्रिकेट वाले, तो जो चलता है माइंड गेम, तो आपका मन विचलित करना है, डिस्ट्रैक्ट करना है, तो कुछ बकते रहो। तो आपको याद होगा कि 2014 का चुनाव चालू था, और मेरा ख्याल है शायद 7 में से 5 दौर पूरे हो गए थे। तब मोदी जी ने एक बात बोली थी, जब वाराणसी का वोटिंग बाकी था, तब मोदी बोले थे, एक सभा में बोले थे, जो चुनाव के संदेश आ रहे हैं उससे मैं बोल सकता हूं कि माँ बेटी की सरकार गई। ये मोदी का वाक्य है जो उन्होंने बोला था, माँ बेटे की सरकार तो गई, लेकिन जो आने वाली है वो अगर मजबूत करनी है तो और धड़ल्ले से वोटिंग अच्छा होना चाहिए। तो उनको मालूम था कि जिस ढंग से वोटिंग चल रहा है उससे तो एनडीए को बहुमत मिल रहा है, लेकिन अकेले बीजेपी को वोट बहुमत लाना है तो और जोरों से ताकत लगानी पड़ेगी। वो सिग्नल था। 2 दौर बाकी थे, और मेरा ख्याल है कुछ 80 या 90 सीट बाकी थी। तो देखा आपने, 282 निकले और 330 से ज्यादा एनडीए के निकले थे। तो वो जो गेम होता है, वो जो गेम होता है, वही गेम चल रहा है। ममता पर प्रेशर जो लाया गया है, वो प्रेशर में खुद प्रशांत किशोर भी झुक गए और बोल रहे हैं कि 2 डिजिट से ज्यादा नहीं आएंगे, और ज्यादा आएंगे तो मैं ये धंधा ही छोड़ दूंगा। तो आपने मान लिया कि धंधा है, आपने मान लिया धंधा है। वो जो जगजीत सिंह का गाना है ना, तुम इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो भाऊ, अब ऐसा करते हैं, बहुत सारे लोगों ने प्रश्न पूछे, अब उनके प्रश्नों की ओर चलते हैं। और दर्शकों से अनुरोध करता हूं कि आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और हमारा सहयोग यथावत करते रहें। अब प्रश्नोत्तरी। बाबू, प्रश्न शुरू करने से पहले एक प्रश्न मैं और पूछ लेता हूँ, बीएमसी इलेक्शन में क्या हुआ? कौन सा? मुंबई? मुंबई नहीं, बीएमसी में तो देखिए क्या बात है, लास्ट टाइम ही पहली बार बीजेपी और शिवसेना लेवल पर आ गए। 2 सीटें ज्यादा थी, 84 और 82 हो गए। बीजेपी ने उसके पहले बहुत बार कोशिश की थी, लेकिन ये 25-30 के आगे नहीं जा पाते। तो सोचना जरूरी कि 82 कहां तक क्यों हो गए। तो वो पहली बार कांग्रेस दुबली हो गई थी और बीजेपी शिवसेना के खिलाफ लड़ रही थी। तो जो
अमराठी, बिगर मराठी है और एंटी शिवसेना है, जो कांग्रेस के पास था, वो वोटर पूरा का पूरा नहीं तो बहुत सा एंटी शिवसेना बिगर मराठी वोटर जो था वो बीजेपी के पास चला गया। इसलिए तो आपको याद होगा कि जो नया मुंबई कांग्रेस का अध्यक्ष लाया गया अशोक भाई जगताप, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि हम तो अकेले बलबूते पर लड़ेंगे। क्यों? क्योंकि उनको मालूम है कि मुंबई में उनका वोटर बिगर मराठी है, जो शिवसेना के खिलाफ लड़े तो ही अपने साथ आ सकता है। तो वो तो पहले से ही बीजेपी के पास चला गया, बचा कुछ है वो बचाने के लिए उन्होंने ये घोषणा की। लेकिन जबकि आप गवर्नमेंट में उनके साथ बैठे हो और बताओगे कि हम शिवसेना के खिलाफ है, तो लोग तो मानेंगे नहीं। जो लास्ट टाइम भी कांग्रेस के साथ बचे हैं वो भी बीजेपी के साथ चले जाएंगे। दूसरी बात, ऐसे बहुत सारे शिवसेना के जो समर्थक है उनको फ्रस्ट्रेशन आ गया। मैं जानता हूं ऐसे लोग 80 में 90 में जो शिवसेना के विभाग प्रमुख रहे, नेता रहे हैं, एमएलए रहे, कारपोरेटर्स रहे, वो मेरे संपर्क में होते हैं, उन्होंने मुझे बताया। वो रोज हमेशा बातों में फोन बीन होते हैं। तो वो भी हट गए। लड़ने के लिए शिवसेना के पास सेना ही नहीं है, सत्ता है। इसलिए मैंने आपको वो बात बता दी। देखिए, एक एक आपको उसका एग्जाम्पल दे दूं। एक जमाना था 80s में, जो समर की छुट्टी होती है तो बहुत सारे लोग गांव जाते हैं, देहात जाते हैं। तो उसके लिए पहले से बुकिंग करना पड़ता है, झंझट बहुत होता है। तो उस वक्त शिवसेना का एक ही एमएलए था जिसका नाम छगन भुजबल था। एक ही एमएलए था, मिनिस्टर वगैरह छोड़ दो। लेकिन उस वक्त शिवसेना की शाखा से ज्यादा बसें छूटती थी एसटी की, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की। उसका पूरा का पूरा बुकिंग शिवसेना की शाखा पर होता था और एसटी की बस शाखा पर आकर खड़ी होती थी। उसमें उसी गांव के, पर्टिकुलर गांव के लोग ही बैठते थे और निकल जाते थे। उसमें कंडक्टर भी नहीं होता था। वो पूरा बुकिंग शिवसेना की शाखा करती थी। आप शाखा में पैसा भर दो, शाखा में आके बस में बैठो, और उसमें कोई कंडक्टर नहीं होता था, बीच में नहीं। यहां से निकली, गांव पहुंची, गांव से वापस आ गई। तो ये सर्विस शिवसेना देती थी। देखिए, 93 का बॉम्ब ब्लास्ट हो गया, उसमें शिवसेना की जो शाखाएं थी, रिजर्व बैंक में शिवसेना का यूनियन था, उनके ऑफिस में ब्लड डोनेशन कैंप लगा था। ये जो शिवसेना थी, इसके लिए लोग उसको पसंद करते थे। और कोरोना काल में लोगों ने देखा कि वो शिवसेना तो है नहीं, रही नहीं। इमीडिएट आपको कुछ तकलीफ हो तो लोग, पुलिस थाना अगर नजदीक नहीं तो पहले शिवसेना की शाखा में पहुंच जाते थे। आज वो शिवसेना की शाखा नहीं रही, तो उसका सबसे बड़ा नुकसान शिवसेना को होगा। देखिए, बार 68 से मैं देख रहा हूं कि एमएलए इनके चुन के नहीं आते थे, लेकिन कारपोरेटर आते थे। क्यों? कि अगर कारपोरेटर रहेगा तो दिन रात शिवसेना की शाखा चलेगी। भले रात को बड़ी रात होगी, फिर भी अगर कोई तकलीफ हो तो हम शाखा में दौड़ कर जा सकते हैं। इसके लिए शाखा चलती रहनी चाहिए। इसके लिए एमएलए शिवसेना का नहीं रहे तो चलेगा, लेकिन कारपोरेटर चाहिए। अगर वो शिवसेना नहीं बची है तो बीएमसी में क्या होगा?